हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओपी सिंह है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बुक है दृष्टि की क्विक बुक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसका ये 7th एडिशन है। इस बुक को हम लोग शुरू करने वाले हैं 2023 के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। इसमें जो टोटल चैप्टर हैं वो हैं 23। 23 चैप्टर में ये बुक डिवाइड है। फर्स्ट चैप्टर है इसका एनवायरनमेंट। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलें। तो शुरू करते हैं इसी के साथ इसका फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट। पहले देखते हैं इस चैप्टर का कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में गिवन है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले सामान्य परिचय दिया गया है। सामान्य परिचय, उसके बाद में पर्यावरण के घटक तथा पर्यावरणीय कारक, मतलब पर्यावरण के घटक क्या हैं और पर्यावरणीय कारक क्या हैं, पर्यावरण को प्रभावित करने वाली चीज़ें क्या हैं। इसमें भौतिक या अजैविक संघटक, जैविक संघटक और ऊर्जा संघटक, 3 संघटक पढ़ेंगे। ये संघटक भी हैं और ये कारक भी हैं। पर्यावरण का स्थानिक और समयमाप क्रम, फिर देखेंगे जलवायु, सूक्ष्म जलवायु, आवास और निकेत, उसके बाद मानव पर्यावरण संबंध, मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध रहा है प्राचीन काल से वर्तमान तक। आखेट, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग आखेट एवं भोजन संग्रह, स्टार्टिंग का जो मानव का जीवन था। फिर आदिम मानव द्वारा कृषि कार्य, जब इसने कृषि कार्य प्रारंभ किया। आदिम मानव द्वारा पशुपालन, जब आदि मानव ने पशुपालन और पशुचारण कार्य शुरू किया। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का काल, मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव और पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, उसके बाद पर्यावरणीय समस्याएं और उनका समाधान। पर्यावरणीय अध्ययन में जन जागरूकता का महत्व, पर्यावरण के अध्ययन में जन जागरूकता का क्या इम्पोर्टेंस है। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन क्या है इसका। सामान्य परिचय। सौरमंडल के ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक लेकर बैठे, साथ में इसकी लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो क्या है, सौरमंडल के ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां क्या है, जीवन संभव है, जहां जीवन पाया जाता है। इसका कारण यहाँ का पर्यावरण है। जीवन के लिए जिम्मेदार पृथ्वी पर अगर जीवन है तो उसका रीजन है यहाँ पर्यावरण है, जीवन के अनुकूल, इसलिए यहाँ पर जीवन पाया जाता है। पर्यावरण क्या है फिर? अब प्रश्न यहाँ से निकलता है कि पर्यावरण क्या है। इसकी विवेचना अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से की जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्ति इसको भिन्न भिन्न तरीके से बताते हैं। भौतिक वैज्ञानिक इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करते हैं। जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, फिजिसिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, भौतिक वैज्ञानिक पर्यावरण को क्या बोलते हैं, भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करते हैं।
भौतिक पर्यावरण के रूप में। जीव वैज्ञानिक इसे जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं। जीव वैज्ञानिक इसके लिए जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं। जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं और इसमें जैव मंडल के जीवित जीवों को सम्मिलित करते हैं। जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं जीव वैज्ञानिक, और जैव मंडल के जो जीवित जीव हैं उनको शामिल करते हैं। तो वहीं सामाजिक वैज्ञानिक इसे सामाजिक, आर्थिक, संगठनात्मक पर्यावरण के रूप में परिभाषित करते हैं। अब जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, सामाजिक वैज्ञानिक ये पर्यावरण को किस रूप में परिभाषित करते हैं? सामाजिक, आर्थिक, मतलब सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण और संगठनात्मक पर्यावरण, इन सब के रूप में परिभाषित करते हैं सामाजिक वैज्ञानिक। तो इस तरह से जो भौतिक वैज्ञानिक हैं वो इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में देखते हैं, जीव वैज्ञानिक जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं और जैव मंडल के जीवित जीवों को इसमें शामिल करते हैं। सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण और संगठनात्मक पर्यावरण के रूप में देखते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में देखते हैं। सामान्य शब्दों में पर्यावरण का आशय जैविक एवं अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है, जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। सामान्य शब्दों में अगर पर्यावरण के लिए कहें तो पर्यावरण क्या है? जैविक और अजैविक घटकों और उनके आसपास के वातावरण का सम्मिलित रूप है। इसमें जैविक घटक शामिल हैं, जैविक घटक जिनमें जीवन है, प्लस अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं है, और आसपास का जो वातावरण है, आसपास का वातावरण, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? पर्यावरण। यही पर्यावरण है जिसमें क्या है? जैविक घटक शामिल होते हैं जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, और अजैविक घटक जितने भी जो जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वैसी चीज़ें हैं, और आसपास का जो भी वातावरण है वो सब मिला के क्या है? पर्यावरण कहलाता है। और ये सारी चीज़ें ही पृथ्वी पर क्या है? जीवन के आधार को संभव बनाती हैं। पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित एवं समाप्त होने में मदद करता है। इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं पर्यावरण के लिए। पर्यावरण क्या है? एक प्राकृतिक परिवेश है एक प्राकृतिक परिवेश है जो क्या है? पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित एवं समाप्त होने में मदद करता है। समाप्त होने में मदद करता है। इस तरह से भी हम पर्यावरण को डिफाइन कर सकते हैं। तो पर्यावरण क्या है? एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित और समाप्त होने में मदद करता है। जो पृथ्वी पर क्या करता है?
जीवन को विकसित होने में मदद करता है, उसको पोषित होने में मदद करता है और अंततः उसे समाप्त होने में भी मदद करता है। तो ऐसा प्राकृतिक पर्यावरण मतलब प्राकृतिक परिवेश क्या है? पर्यावरण है। इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ या घेरना। अगर सामान्य शब्दों में हम इसे कहें तो हमारे चारों ओर का जो भी वातावरण है जिसमें हम भी शामिल हैं, तो हमारे चारों ओर जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब क्या है? पर्यावरण है। इस तरह से भी पर्यावरण को डिफाइन किया जा सकता है। अब इन्वायरमेंट शब्द की बात आती है। इन्वायरमेंट शब्द कहाँ से आया है? इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है एक इन्वायरोनर। इन्वायरोनर शब्द से निकला है, जिसका मीनिंग होता है घिरा हुआ या घेरना। घिरा हुआ या घेरना। तो इन्वायरमेंट शब्द क्या है? फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनर शब्द से निकला है या एनवायरोनर शब्द से निकला है, जिसका मीनिंग क्या होता है? घिरा हुआ या घेरना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार 1986 में पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक अधिनियम लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके अनुसार पर्यावरण की डेफिनेशन क्या दी गई है? पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण क्या है? इस डेफिनेशन को तो हम लिख ही सकते हैं। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार क्या डेफिनेशन है? पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण क्या है कि कोई भी जीव है, सपोज टू बी हम ही हैं, तो हमारे चारों ओर जो भी भौतिक दशाएं हैं, भौतिक मतलब अबायोटिक हम कह सकते हैं, अजैविक, भौतिक या अजैविक, ये जो भी जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, और जैविक दशाओं जो भी जीवित चीज़ें हैं, और इनके साथ जो जीव है जैसे हम हैं, तो हमारी क्या अंतःक्रिया है। मतलब कोई जीव और उसके चारों ओर जो भी भौतिक मतलब अजैविक घटक हैं, अजैविक चीज़ें हैं, और जैविक चीज़ें हैं जो जैविक दशाएं हैं, और उनके साथ उस जीव का क्या रिलेशन है, क्या अंतःक्रिया है, इन सारी चीज़ों को पर्यावरण बोलते हैं।
ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार दी गई डेफिनेशन है। चूँकि मनुष्य प्राकृतिक क्षेत्र से लेकर मानव निर्मित सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में रहता है, अतः ये सभी पर्यावरण की रचना करते हैं। मनुष्य क्या है? प्राकृतिक क्षेत्र में रहता है। प्राकृतिक क्षेत्र से लेकर मानव निर्मित सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में रहता है, इसलिए ये सभी पर्यावरण की रचना करते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र में तो मानव रहता ही है, मानव निर्मित जो भी क्षेत्र है उसमें भी वो रहता है, और समाज में रहता है, उसकी कुछ संस्कृति होती है। तो इस तरह से सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है। प्रकृति में जीव केवल उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। वे एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं एवं पर्यावरण के संपूर्ण जटिल कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। प्रकृति में जीव क्या हैं? केवल उपयुक्त वातावरण में ही रह सकते हैं। जैसे जब तक वायुमंडल में ऑक्सीजन है तब तक ऑक्सीजन पर डिपेंड जितने भी जीव हैं वो जीवित रहेंगे, या फिर पॉल्यूशन इस हद तक बढ़ जाए कि जीना ही मुश्किल हो जाए तो वहाँ पर जीवन नष्ट हो जाएगा, वहाँ जीवित रहना मनुष्य का मुश्किल हो जाएगा या फिर अन्य जीवों का। और ये क्या होते हैं? जो जीव होते हैं वो एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया भी करते हैं, आपस में क्रिया भी करते हैं, और पर्यावरण के संपूर्ण जटिल कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। और पर्यावरण में जो भी चीज़ें अन्य मौजूद हैं उनसे वो प्रभावित भी होते हैं। पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है। पर्यावरण क्या है? जैविक और अजैविक। यहाँ पर विशेषकर मतलब पर्यावरण क्या है उसको समझाने की कोशिश की जा रही है कि पर्यावरण आखिर है क्या। तो इसमें सभी जैविक और अजैविक अवयव शामिल होते हैं। जैविक और अजैविक अवयव इसमें शामिल होते हैं। पर्यावरण के विभिन्न अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए और परस्पर आश्रित रहते हैं। जैविक और अजैविक घटक ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे पर आश्रित भी रहते हैं। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में जबकि दूसरे कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण के कुछ कारक क्या होते हैं? संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। कुछ कारक पर्यावरण के संसाधन के रूप में कार्य करते हैं और कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। क्या है? कारक। कुछ कारक क्या हैं? संसाधन के रूप में काम करते हैं पर्यावरण के कारक, और कुछ नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद पर्यावरण के घटक तथा पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण के घटक तथा पर्यावरणीय कारक। components of environment and environmental factors। मतलब पर्यावरण के घटक और पर्यावरणीय कारक। चूँकि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। पर्यावरण क्या है?
भौतिक और जैविक संकल्पना है। मतलब इसमें भौतिक या अजैविक, भौतिक को अजैविक भी बोलते हैं। तो पर्यावरण क्या है? एक भौतिक और जैविक संकल्पना है। मतलब इसमें अजैविक और जैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं। अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। जैविक और अजैविक ये जो संघटक हैं, फैक्टर हैं, कंपोनेंट हैं, इनके आधार पर पर्यावरण को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले पर्यावरण को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका अजैविक या भौतिक, अजैविक या भौतिक पर्यावरण, और दूसरा जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण। अजैविक या भौतिक पर्यावरण क्या है? जितनी भी अजैविक मतलब ऐसी चीजें हैं जिनमें जीवन नहीं है, वो सारी इसमें आ जाती हैं। जैसे इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है अजैविक के लिए। अजैविक या भौतिक पर्यावरण, इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक, स्थलमंडलीय पर्यावरण। स्थलमंडलीय पर्यावरण। स्थलमंडलीय पर्यावरण को आगे और कई सारे भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे इसको पर्वत पर्यावरण में डिवाइड किया जाता है, पर्वत पर्यावरण, इसी तरह से मैदान पर्यावरण और झील पर्यावरण, हिमनद पर्यावरण, और इसी तरह से मरुस्थल पर्यावरण। इनमें इसको आगे और डिवाइड किया जा सकता है। पर्वत, मैदान, झील, हिमनद, मरुस्थल, मतलब पर्वत पर्यावरण, मैदान पर्यावरण, झील पर्यावरण, और आपका हिमनद पर्यावरण, मरुस्थल पर्यावरण, स्थलमंडलीय पर्यावरण को इन सब भागों में भी डिवाइड किया जाता है। अजैविक पर्यावरण का दूसरा जो पार्ट है वो है वायुमंडलीय पर्यावरण। वायुमंडलीय पर्यावरण। और तीसरा इसका जो पार्ट है वो है जलमंडलीय पर्यावरण। जलमंडलीय पर्यावरण। अब देखिए, स्थलमंडलीय मतलब जमीन हो गई, और वायुमंडलीय वायु हो गई, और जलमंडलीय जल हो गया। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं? निर्जीव हैं, मतलब भौतिक हैं, या फिर कहें अजैविक हैं। तो ये अजैविक पर्यावरण हो गया। अब जैविक पर्यावरण देखते हैं। जैविक पर्यावरण, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो वनस्पति पर्यावरण, और दूसरा जंतु पर्यावरण।
जंतु पर्यावरण। वनस्पति पर्यावरण को बोलते हैं फ्लोरल इन्वायरमेंट, और जंतु पर्यावरण को बोलते हैं फॉनल इन्वायरमेंट। तो जैविक पर्यावरण को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, वनस्पति पर्यावरण मतलब फ्लोरल इन्वायरमेंट, और दूसरा जंतु पर्यावरण मतलब फॉनल इन्वायरमेंट। पर्यावरण को तो ये तो हमने देखा क्लासिफिकेशन इसका क्या है, ये वही क्लासिफिकेशन हम लोग कवर कर रहे हैं जो इस बुक में दिया गया है, दृष्टि की क्विक बुक में। आगे क्या चीज़ें हैं इसमें, पर्यावरण को बृहद तथा लघु स्तर पर समझा जा सकता है। पर्यावरण को बृहद बड़े स्तर पर और लघु छोटे स्तर पर समझा जा सकता है। ये क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। पर्यावरण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति किस तरह की है, मतलब क्षेत्रीय जलवायु किस तरह की है, भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति किस तरह की है, और स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। स्थानीय जो जलवायु है, सूक्ष्म जलवायु, इन सारी चीज़ों के द्वारा पर्यावरण के बारे में पता लगता है। पर्यावरण क्या होता है, प्रदर्शित होता है। भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशाओं जो जैविक समुदायों के लिए विभिन्न प्रकार के निवास क्षेत्र का सृजन करती हैं की दृष्टि से भी विभाजित किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण या अजैविक पर्यावरण को जलवायु की दशाओं की दृष्टि से भी विभाजित किया जा सकता है। भौतिक या अजैविक पर्यावरण, इसको जलवायु की दशाओं जलवायु की दशाओं जलवायु की दशाओं के आधार पर भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। और ये जलवायु दशाएं क्या हैं, जो जैविक समुदाय के लिए क्या है, विभिन्न प्रकार के निवास क्षेत्र का सृजन करती हैं। भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशाओं के आधार पर की दृष्टि से भी विभाजित किया जा सकता है, इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। और ये जलवायु की दशाएं क्या हैं, जो जैविक समुदाय है उसके लिए विभिन्न प्रकार के निवास क्षेत्रों का सृजन करती हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, जैसे इसको और भौतिक पर्यावरण को जलवायु दशाओं पर के आधार पर उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, उष्णकटिबंधीय पर्यावरण इसमें डिवाइड कर सकते हैं इसको। शीतोष्णकटिबंधीय पर्यावरण, इसी तरह से तीनों कटिबंध में इसको डिवाइड किया जा सकता है। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण, और इसी तरह से ध्रुवीय पर्यावरण। ध्रुवीय पर्यावरण आदि इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। इसके लिए जलवायु दशाओं के आधार पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अलग जलवायु होती है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अलग जलवायु होती है, और इसी तरह से जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ का पर्यावरण अलग होता है। जैसे सपोज टू बी
जैसे ये अर्थ है, ये है अर्थ। अब इसका ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। और ये 23.5 डिग्री का अक्षांश है, इधर 23.5 डिग्री का अक्षांश है। ये कर्क रेखा है, और ये आपकी इधर मकर रेखा है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। फिर यहाँ से 66.5 डिग्री का जो ये दक्षिण ध्रुव वृत्त है, और 66.5 डिग्री का उत्तर ध्रुव वृत्त है। ये यहाँ से ये जो एरिया होता है, इस एरिए को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण प्रदेश बोलते हैं। ये क्या होता है? शीतोष्ण एरिया होता है। यहाँ की जलवायु अलग होती है और इस क्षेत्र की जलवायु क्या है? अलग होती है। फिर लास्ट में ये ध्रुवीय एरिया आ जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र आ जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र की जो जलवायु होती है वो अलग होती है। तो इस तरह से इस आधार पर भी पर्यावरण को डिवाइड कर सकते हैं। भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखने में सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखने पर भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखने में सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण की क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य किस तरह से रखा जाए, उसके साथ सामंजस्य रखने के लिए सामाजिक पर्यावरण और आर्थिक पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण के संगठकों को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। पर्यावरण के जो कंपोनेंट्स हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पर्यावरण के संघटक, इनको 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला, भौतिक या अजैविक संघटक। भौतिक या अजैविक संघटक। दूसरा, अब ये भौतिक या अजैविक संघटक क्या हैं? हम देख चुके हैं स्थलमंडल, स्थलमंडल को स्थल भी बोलते हैं, वायुमंडल को वायु भी बोलते हैं, और फिर क्या बचा? जलमंडल को जल भी बोलते हैं। तो ये हैं आदि, मतलब स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इनको शामिल किया जाता है। तो भौतिक या अजैविक संघटक हो गए। दूसरा जो है जैविक संघटक। जैविक संघटक, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? पादप आ जाते हैं, मनुष्य आ जाता है इसमें। पादप मतलब पौधे आ जाते हैं, मनुष्य आ जाता है, और सभी जंतु आ जाते हैं इसमें, और साथ ही साथ सूक्ष्म
सूक्ष्म जीव इसमें शामिल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी जीवित चीज़ें इसमें आ जाती हैं जैविक संगठक में। उसके बाद तीसरा है ऊर्जा संगठक। तीसरा क्या है? ऊर्जा संगठक। ऊर्जा संगठक, इसमें आपकी सौर ऊर्जा आ जाती है और आपकी भूतापीय ऊर्जा आ जाती है। भूतापीय ऊर्जा आ जाती है इसमें। तो सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा संगठक में शामिल किया जाता है। अब देखते हैं इसमें, अभी हमने 3 भाग देखे इसके संगठक के। 3 पर्यावरण के जो संगठक हैं वो 3 प्रमुख भाग हैं इनके। एक तो भौतिक या अजैविक पर्यावरण, अजैविक संगठक जैसे स्थल, वायु और जल मंडल आदि। और दूसरा जैविक संगठक जैसे पादप, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्म जीव या फिर कहें सभी जीवित चीज़ें। और तीसरा ऊर्जा संगठक, इसमें आपका सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इनको शामिल किया जाता है। अब इसमें नंबर 1 देखते हैं, भौतिक या अजैविक संगठक। भौतिक या अजैविक संगठक मतलब फिजिकल और अबायोटिक कंपोनेंट्स। फिजिकल और अबायोटिक कंपोनेंट्स। भौतिक या अजैविक संगठक, भौतिक संगठक के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं, इसमें स्थल आ जाता है, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। चूँकि स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल को इनको केवल स्थल, वायु, जल भी लिख सकते हैं, इसलिए ये सही है। इनको यहाँ पर जो स्थल है इसको मृदा भी लिखते हैं, मृदा। तो मृदा, वायु, जल अगर ये कहा जाए तो भी इसका मतलब वही है, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। चूँकि ये संगठक हैं तो इन्हें संगठक भी लिख सकते हैं। इस तरह से मृदा, वायु, जल संगठक, ये तीनों भौतिक संगठक पारितंत्र के उपतंत्र होते हैं। स्थल है, वायु है, जल है, ये किसी पारितंत्र के क्या होते हैं? उपतंत्र होते हैं। मृदा, वायु और जल ये तीनों क्या होते हैं? किसी पारितंत्र के उपतंत्र। पारितंत्र के उपतंत्र होते हैं ये। पारितंत्र जो शब्द आया है, पारितंत्र क्या होता है इसको आगे समझेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं पारितंत्र के लिए। पारितंत्र का मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें जीवन भी होता है और मृदा, वायु, जल मतलब जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं और उसकी खुद की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे किसी तालाब का पारितंत्र, किसी तालाब में कीड़े मकोड़े भी होंगे, उसमें सूक्ष्म जीव भी होंगे, उसमें क्या होंगे, कुछ जो जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं वो भी होंगे, उसमें मछलियाँ भी होंगी। तो वो सब मिलकर, और उसमें मृदा, वायु, जल भी होगी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो तंत्र बनाती हैं उसको बोलते हैं पारितंत्र।
तो ये है पारितंत्र का मतलब। भौतिक वातावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है। भौतिक वातावरण किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? वायु से। भौतिक कहें या फिर अजैविक कहें, वही बात है। इसमें वायु है, प्रकाश, क्योंकि इनमें जीवन नहीं होता है, ताप, जल और मृदा, वायु, ये सब क्या हैं? ये फैक्टर हैं, कारक हैं। इन सभी कारकों से मिलकर बना होता है भौतिक पर्यावरण। और ये सभी कारक क्या हैं? पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। सभी जैविक कारकों को ये प्रभावित करते हैं। ये अजैविक कारक जीवों की सफलता का निर्धारण और उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया विज्ञान तथा व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। अजैविक कारक ये क्या करते हैं? वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा, ये सारे अजैविक कारक ये क्या करते हैं? जीवों की सफलता, जो जीव हैं उनकी सफलता का निर्धारण करते हैं। सफलता का निर्धारण करते हैं। उनकी बनावट उनकी बनावट पर प्रभाव डालते हैं और उनके जीवन चक्र पर प्रभाव डालते हैं। उनकी जो लाइफ साइकिल है जीवों की, उस पर प्रभाव डालते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान, उनकी शरीर रचना पर प्रभाव डालते हैं। ये शरीर क्रिया विज्ञान पर प्रभाव डालते हैं और उनके व्यवहार पर, जीवों के व्यवहार पर भी ये इफेक्ट डालते हैं। क्या क्या चीज़ें? अजैविक कारक क्या हैं? वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा। इन कारकों से बना होता है भौतिक पर्यावरण या फिर भौतिक वातावरण या अजैविक वातावरण। और ये कारक जीवों की सफलता का निर्धारण करते हैं, उनकी बनावट पर इफेक्ट डालते हैं, उनकी लाइफ साइकिल जो है, उनका जीवन चक्र है, उसे प्रभावित करते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान को प्रभावित करते हैं, उनके शरीर की रचना को प्रभावित करते हैं और उनके व्यवहार पर भी ये इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इस तरह से ये जो फैक्टर हैं, कारक हैं, ये क्या हैं? जीवों को प्रभावित करते हैं। अब समझते हैं हम लोग वायुमंडल। एटमॉस्फेयर। वायुमंडल से आशय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैला गैसीय आवरण है। पृथ्वी पर स्थित अन्य मंडलों की भांति वायुमंडल भी जैव व अजैव कारकों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अन्य मंडल हैं, स्थल मंडल है, जल मंडल है, उसी तरह से वायुमंडल भी क्या है? जैव और अजैव कारकों दोनों के लिए, जैव और अजैव दोनों कारकों के लिए ये क्या है? इम्पोर्टेंट है वायुमंडल। क्योंकि वायुमंडल की संरचना व संगठन जीवों व वनस्पति की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल की संरचना ऐसा क्यों है? क्योंकि वायुमंडल की संरचना और संगठन
जीवों व वनस्पति की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल की संरचना किस तरह की है, वायुमंडल का संगठन किस तरह का है, ये दोनों बातें, वायुमंडल की संरचना और संगठन, ये जीवों और वनस्पति की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो वायुमंडल जैव और अजैव कारकों के लिए क्या करता है, प्रभावित करता है, मतलब महत्वपूर्ण है। वायुमंडल जैविक और अजैविक कारकों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वायुमंडल की संरचना और संगठन क्या करता है, जीवों के लिए और वनस्पति, जीवों और वनस्पति की क्रियाओं को प्रभावित करता है, वनस्पति की क्रियाओं को प्रभावित करता है। तो इस तरह से वायुमंडल भी क्या है, जैव और अजैव कारकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुमंडल की संरचना और संगठन क्या है, जीवों और वनस्पति की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल गैस, जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है, गैस प्लस जलवाष्प और धूलकण, इन तीनों चीज़ों का क्या है, मिश्रण है वायुमंडल। गैसें, जलवाष्प और धूलकण। वायुमंडल में उपस्थित गैसें पौधों के प्रकाश संश्लेषण, ग्रीन हाउस प्रभाव तथा जीव व वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए एक आवश्यक स्रोत हैं। वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित हैं, वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित हैं, ये गैसें क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, जीव व वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक स्रोत हैं। ये गैसें, इन गैसों का कितना बड़ा रोल है, कितना इम्पोर्टेंस है इनका। ये गैसें क्या करती हैं, पौधों के प्रकाश संश्लेषण, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण में ये भूमिका निभाती हैं, उसके लिए ये जरूरी है। और साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी ये गैसें क्या हैं, आवश्यक हैं। जीव व वनस्पतियों और साथ ही साथ जीव और वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक स्रोत हैं। जीव और वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए क्या हैं, आवश्यक स्रोत हैं। गैसें प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जरूरी हैं, और जीव और जो वनस्पतियां हैं उनको उनके जीवित रहने के लिए क्या हैं, आवश्यक स्रोत हैं। वायुमंडल की संरचना के भाग क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। वायुमंडल की संरचना के भाग, वायुमंडल को कई भागों में डिवाइड किया जाता है। तो वायुमंडल की संरचना के दो भाग हैं, यहाँ पर दो भागों की बात चर्चा की गई है। एक तो क्षोभ मंडल और दूसरा समताप मंडल। ये क्या है, ये पर्यावरण को दोनों ही महत्वपूर्ण रूप से क्या है, प्रभावित करते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल वायुमंडल की संरचना के ये दो भाग, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ये क्या है, पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो वायुमंडल का हमने यहाँ पर संक्षिप्त परिचय देखा और रोल देखा क्या है।
और उसके बाद है जल। वाटर। जल पृथ्वी पर एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है जो कि संसाधन, पारिस्थितिकी या आवास के रूप में कार्य करता है। जल क्या है? प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाए जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक। जल की विशेषताएं। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक क्या है? पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ है मतलब जिसमें कार्बन नहीं है। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ऑक्सीजन होता है इसमें, और क्या है? हाइड्रोजन होता है। तो इसमें क्या है? कार्बन नहीं होता है। तो ये एकमात्र ऐसा अकार्बनिक पदार्थ है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और ये क्या करता है? ये संसाधन, पारिस्थितिकी या आवास के रूप में कार्य करता है। जल क्या है? संसाधन के रूप में भी कार्य करता है, पारिस्थितिकी या आवास के रूप में भी कार्य करता है। जल संसाधन के रूप में कार्य करता है और पारिस्थितिकी या फिर कहें आवास, इसके रूप में भी ये कार्य करता है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है जबकि ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। पृथ्वी पर जल की जो कुल मात्रा है वो क्या है? समान रहती है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, हालांकि ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। ये प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। और इसी प्रक्रिया को, जैसे सागर का जल होता है, वो क्या होता है? बाष्प बनकर कहाँ पहुँच जाता है? आकाश में पहुँचता है। आकाश में पहुँचता है और वहाँ से संघनित होकर के फिर क्या है? वर्षा करता है। और फिर कहाँ आ जाता है? फिर से स्थल और सागर दोनों भागों पर ये वर्षा करता है और स्थल वाला भी कहाँ जाता है? फाइनली सागर में ही जाता है। तो इस तरह से एक चक्र का निर्माण हो जाता है। जल का बाष्प में बदलना और फिर ऊपर आकाश में जाना, वहाँ से फिर संघनित होकर के बादल बनना और फिर वर्षा के माध्यम से फिर से नीचे आना, फिर सागर में जाना, फिर इस तरह से जल बाष्प का बनना, ये एक चक्र बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं जल चक्र। इसको क्या बोलते हैं? जल चक्र। ये वनस्पति प्रकार तथा उसके संगठन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वनस्पति का प्रकार और उसके संगठन पर उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस पर ये क्या है? महत्वपूर्ण इफेक्ट डालता है। जल क्या है? वनस्पति प्रकार और उसका संगठन किस तरह का होगा। उसके संगठन का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो वनस्पति का प्रकार किस तरह का होगा, मतलब
जल की मात्रा पर डिपेंड होता है कि वनस्पति वहाँ पर किस तरह की होती है। जैसे सागर के किनारे का जो एरिया होता है वहाँ पर जल की अधिकता होती है, तो वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति होती है। इसी तरह से और क्या है, वहाँ पर जल में इस तरह के वो पौधे होते हैं कि वो जल की मात्रा वहाँ पर रहती है कंटिन्यू, फिर भी वो सूखते नहीं। इसी तरह से जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसी तरह से ध्रुवीय क्षेत्र में चले जाओ तो वहाँ की वनस्पति अलग तरह की होती है। तो जल इसको भी प्रभावित करता है, और इन अलग अलग वनस्पतियों का जो संगठन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो भी क्या है, अलग अलग होता है। तो इस तरह से वनस्पति के प्रकार और उनके संगठन को भी जल क्या है, महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। जलीय तंत्र में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जल में आंशिक रूप से घुली रहती हैं। जलीय तंत्र में मतलब जल में क्या क्या गैसें आंशिक रूप से घुली रहती हैं? एक तो ऑक्सीजन, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा अन्य गैसें। और अन्य गैसें ये क्या हैं, जल में आंशिक रूप से घुली रहती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जो भी हैं आंशिक रूप से जल में घुली रहती हैं। साधारणतया गहरी झीलों व भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ वाले जलाशयों में पादप प्लवकों तथा अन्य जलीय जीवों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन सीमाकारी कारक का कार्य करती है। जनरली जो गहरी झीलें हैं, गहरी झीलें हैं और क्या हैं, वह भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ वाले जलाशय हैं। और जो भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ वाले जलाशय, जिनमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा हैं, ऐसे जलाशय, एक तो गहरी झीलें और भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ वाले जो जलाशय हैं, इनमें पादप प्लवक, मतलब पादप प्लवक क्या होते हैं, जो जल की सतह पर तैरने वाले पौधे होते हैं, उनको बोलते हैं पादप प्लवक। पादप प्लवक और अन्य जलीय जीवों की वृद्धि के लिए, पादप प्लवकों की वृद्धि के लिए और इसके साथ ही अन्य जो जलीय जीव हैं, अन्य जलीय जीव हैं, इनकी वृद्धि के लिए ऑक्सीजन क्या होती है, एक सीमाकारी कारक का कार्य करती है। क्योंकि पादप प्लवक हैं और अन्य जो जलीय जीव हैं, इनकी वृद्धि किस बात पर निर्भर करेगी, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन की उपस्थिति पर इनकी वृद्धि क्या है, निर्भर करेगी। तो ऑक्सीजन पादप प्लवक और अन्य जलीय जीवों के लिए क्या है, एक सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करती है ऑक्सीजन। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण वायु से तथा जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा होता है। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति कहाँ से होती है? जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति, जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण कैसे होता है? तो वायु से तथा जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। एक तो वायु से ऑक्सीजन क्या है, वायु से ऑक्सीजन जल में जाती है। दूसरी चीज
वायु से ऑक्सीजन कहाँ जाती है? जल में जाती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो गैसें मुक्त होती हैं, प्रकाश संश्लेषण से जो गैसें उत्पन्न होती हैं उनके विसर्जन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन के द्वारा क्या है, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुँचती है? जल में पहुँचती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो गैसें उत्पन्न होती हैं उन गैसों के विसर्जन से ऑक्सीजन जल में घुल पाती है और वायु से भी क्या है, ऑक्सीजन जल में घुलती है। तो इस तरह से जल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रहती है। हमने जल के बारे में जाना। अब हम लोग देखते हैं मृदा। सॉइल। मृदा भूपर्पटी की मतलब जो क्रस्ट है, भूपर्पटी क्रस्ट है, पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला जो भाग है, इस क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत है। मृदा क्या है? भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत है मृदा भूपर्पटी की, क्रस्ट की। भूपर्पटी को क्रस्ट भी बोलते हैं अंग्रेजी में, जो कि खनिज तथा आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। और मृदा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? मृदा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? खनिज होते हैं और इसके साथ ही क्या होता है? आंशिक रूप से अपघटित, आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ, आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ, इनसे मृदा निर्मित होती है। तो मृदा क्या है? भूपर्पटी की अर्थात क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत है और ये खनिज तथा आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों के क्या होती है? पदार्थों से निर्मित होती है, पदार्थों से बनी होती है। मृदा का निर्माण शैलों का अपने स्थान पर अपक्षय से या स्थानांतरित तलछटों का जल या वायु द्वारा अपरदन, इरोजन से होता है। अब यहाँ पर मृदा निर्माण की बात बता रहे हैं। ये मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा का निर्माण कैसे होता है? शैलों का अपने स्थान पर अपक्षय से। शैलें जो हैं इनका क्या होता है? अपक्षय, अपने स्थान पर से इनका अपक्षय होता है। अब अपक्षय क्या होता है? वेदरिंग, वेदरिंग। अपक्षय का मतलब होता है शैलें छोटे छोटे कणों में टूटकर और क्या होता है, ये स्थानांतरित हो जाती, मतलब टूटकर छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाती हैं शैलें। तो उससे क्या है, उससे मृदा का निर्माण होता है। तो अपक्षय से, शैलों के अपक्षय से मृदा का निर्माण होता है। या फिर स्थानांतरित तलछटों का जल या वायु द्वारा अपरदन से, या फिर जो स्थानांतरित तलछट होते हैं, स्थानांतरित तलछट, तलछट मतलब जो कहीं से भी पानी के बहाव से या किसी तरह से जो भी पदार्थ एकत्रित होकर के आते हैं तो उन्हें तलछट बोलते हैं।
इन तलछटों का क्या है, जल और वायु, मतलब जल या वायु, जल या वायु द्वारा अपर्दन से होता है। जल या वायु द्वारा अपर्दन, अपर्दन मतलब इरोजन। तो जल या वायु द्वारा जो स्थानांतरित तलछट होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए पदार्थ होते हैं, उनका जल या वायु के द्वारा अपर्दन होता है, इरोजन होता है। तो उससे क्या है, उससे मृदा का निर्माण होता है और शैलों के अपक्षय से, वेदरिंग से मृदा का निर्माण होता है। तो इन दो तरीकों से मृदा का निर्माण होता है। मृदा पौधों, फसलों, घास स्थल तथा वनों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब मृदा है, इसमें क्या है, इसमें पौधों की, फसलों की, घास स्थलों की और वनों की वृद्धि होती है, जिन पर मानव भोजन, वस्त्र मतलब रेशे, लकड़ी तथा निर्माण सामग्री के लिए आश्रित रहता है। मृदा में ही सारी चीज़ें पैदा होती हैं, पौधे, फसलें और क्या है, घास स्थल और वन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मृदा में उगती हैं, मृदा में पैदा होती हैं। और इन सब पर मानव क्या है, भोजन के लिए, लकड़ी और निर्माण सामग्री इसके लिए, और साथ ही साथ वस्त्र जो रेशे होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। ये वस्त्रों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए मानव क्या है, इन वनों पर निर्भर करता है। इन वनों पर, जो वन होते हैं उन पर निर्भर रहता है। तो मृदा में क्या होते हैं, पौधे उगते हैं, फसलें उगाई जाती हैं, घास स्थल, वन, ये सारी चीज़ें मृदा में ही उगती हैं। और मानव जो होता है, मानव अपनी आपूर्ति के लिए, लकड़ी के लिए, लकड़ी और निर्माण सामग्री है उसके लिए, साथ ही साथ भोजन के लिए, और वस्त्र जो रेशे के रूप में प्राकृतिक रूप से मिलता है, इन सारी चीज़ों के लिए मानव क्या होता है, पौधों पर, फसलों पर, घास स्थलों पर और वनों पर डिपेंड होता है। मृदा का खनिज अवयव उसके मूल पदार्थों के खनिज तथा अपक्षय पर निर्भर करता है। मृदा का खनिज अवयव मतलब मृदा में किस तरह का खनिज है, मृदा में किस तरह का खनिज है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिन खनिजों से मृदा बनी है, जिन पदार्थों से मृदा बनी है, उन मूल पदार्थों का, जिन मूल पदार्थों से मृदा का निर्माण हुआ है, उन मूल पदार्थों के खनिज और अपक्षय किस तरह हुआ, मतलब मूल पदार्थों का खनिज क्या था जिनसे मृदा का निर्माण हुआ है, और उसके अपक्षय और उसके वेदरिंग पर, इन दो बातों पर निर्भर करता है मृदा का खनिज अवयव। मतलब मृदा में किस तरह का खनिज है, वो मूल पदार्थों का खनिज किस तरह का था उसका, जिससे मृदा बनी है, और उस पदार्थ का अपक्षय किस तरह से हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, इन दो बातों पर डिपेंड करता है जिस मृदा का निर्माण होकर के आया है उस मृदा में कौन सा खनिज अवयव होगा। इसके बाद आता है जैविक संघटक। हमने
एक संगठक अभी देखा, भौतिक या अजैविक संगठक, फिजिकल और अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम लोग बात करेंगे जैविक संगठक की, बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स ये क्या है, इसमें हम देख चुके हैं पादप जीव और सूक्ष्म जीव आते हैं इसमें। तो इन सारी बातों को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, जैविक संगठक और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उनको सभी को विस्तार से हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी को।